हेलो डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। इस कोरोना वायरस के पैंडेमिक में आप सभी लोग अपने घरों पर अच्छे से सुरक्षित होकर के सामान्य अध्ययन विषय की तैयारी को बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर रहे होंगे। मैं आपका अपना अवधेश द्विवेदी आपका यूट्यूब चैनल अवधेश द्विवेदी जनरल स्टडीज में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आजादी के बाद के अंतरिम मंत्रिमंडल पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी 1946 के अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में, जो 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान पर आधारित था। आज हम 15 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान के डिवीजन के बाद में, आफ्टर द डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पार्टिसिपेशन के बाद जो इंटरिम कैबिनेट का गठन किया गया, उस इंटरिम कैबिनेट पर हम चर्चा करने वाले हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक, अंतरिम मंत्रिमंडल। अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 का और अंतरिम मंत्रिमंडल 1947 का। तो 1947 का मंत्रिमंडल और 1946 के मंत्रिमंडल में समानताएं क्या है? पहले हम समानताओं की बात करते हैं। तो पहली समानता यह है कि दोनों मंत्रिमंडलों में कुल सदस्यों की संख्या 15 थी। इसमें भी सदस्य 15 और 1946 के अंतरिम मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या भी 15 थी। अर्थात ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और आपको अलग से याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि 1946 के कैबिनेट में और 1947 के कैबिनेट में कुल कैबिनेट मेंबर्स 15 थे। पहला बिंदु हमारे लिए ये आ जाता है सिमिलरिटी के आधार पर। दूसरा बिंदु ये आता है कि आखिरकार 15 अगस्त 1947 को गठित कैबिनेट में ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके आधार पर ऐसा किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश संसद द्वारा जब भारत के विभाजन का कानून पास किया गया, तो पास करने के पश्चात यह निश्चित किया गया कि भारत का विभाजन होना चाहिए। तो भारत के विभाजन के लिए पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग को दोनों को मिलाकर के रेड क्लिफ सीमा आयोग का गठन किया गया। इस रेड क्लिफ सीमा आयोग के गठन में 2 मुस्लिम लीग के सदस्य और 2 कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को शामिल किया गया। फिर बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के ऐसे कौन से भूभाग हैं जो पाकिस्तान में जाने चाहिए थे। असम का सिलहट क्षेत्र, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, सिंध प्रांत, पूर्वी बंगाल क्षेत्र, ये पाकिस्तान में शामिल किए गए। शेष भाग भारत में शामिल किया गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद होता है और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। अर्थात भारत का दर्जा एक डोमिनियन स्टेट के रूप में रखा गया, अर्थात औपनिवेशिक राष्ट्रों का एक डोमिनियन स्टेट, अर्थात ऐसा डोमिनियन स्टेट जिस पर कि ब्रिटिश सरकार का अधिकार तो था, किंतु उसमें मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे वो भारतीय रखे गए। मैं आपको एक बात यहां क्लियर कर देना चाहता हूं कि 1946 के कैबिनेट में सबसे रोचक तथ्य यह है कि 15 अगस्त 1947 से लेकर के 20 जून 1948 तक तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन इसके अध्यक्ष थे, किंतु बाद में अध्यक्ष के रूप में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को अध्यक्ष बनाया गया। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अंतरिम मंत्रिमंडल 1947 में अध्यक्ष थे, अर्थात राष्ट्रपति के समकक्ष, इक्विवेलेंट ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्रेसिडेंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के समकक्ष, विदेशी मामले इनके पास थे। जैसा कि 1946 के कैबिनेट अंतरिम कैबिनेट बनाई गई थी, उसमें भी उनके पास वही पद था। तो यहां पर एक समानता ये क्लियर होती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 और 1946 दोनों ही अंतरिम मंत्रिमंडल में उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इसी बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण 1946 के अंतरिम मंत्रिमंडल में भी इनका पद था
और उसके पश्चात 1947 की सरकार के पोर्टफोलियो में भी इनको वही विभाग दिया गया जो 1946 में था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस समय यहाँ पर विधि मंत्री के रूप में आए हैं। तो एक हमारे लिए नई चीज आई है कि 1946 के 1946 के अंतरिम मंत्रिमंडल के समय किसी भी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी शामिल नहीं थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विधि मंत्री के रूप में 1947 के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। तो लॉ मिनिस्टर, भारत के पहले लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर विधि मंत्री के रूप में। अगला हमारा बिंदु है 5वें नंबर का सरदार बलदेव सिंह जी का। तो भारत के फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर इन 1946 एंट्रिम गवर्नमेंट एंड आफ्टर द 15 अगस्त 1947 एंट्रिम गवर्नमेंट में भी सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे। तो ये यहाँ पर समानता आती है। फिर आता मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री के रूप में, ये महत्वपूर्ण बिंदु है आपके लिए, एजुकेशन मिनिस्टर भारत के 1946 के अंतरिम गवर्नमेंट में शिक्षा मंत्री के रूप में जो व्यक्ति थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे, परंतु 1947 में शिक्षा मंत्री अंतरिम सरकार में मौलाना अबुल कलाम जी हैं और ये शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर थे। बात करेंगे अगले नंबर पर, क्योंकि 15 सदस्यों की 1947 की अंतरिम सरकार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आर के षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत के आजाद होने के पश्चात भारत में अगर कोई वित्त मंत्री बना है तो वित्त मंत्री आर के षणमुगम शेट्टी जी थे। हालांकि 1946 में वित्त मंत्री के रूप में जो व्यक्ति थे वो लियाकत अली खान साहब थे। तो लियाकत अली खान बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 14 अगस्त 1947 में बन गए और आर के षणमुगम शेट्टी भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट अगले कैबिनेट मंत्री के बारे में। तो डॉक्टर जान मथाई। डॉक्टर जान मथाई को यहाँ रेलवे और परिवहन मंत्रालय दिया गया है, जबकि यहाँ पर रेलवे और परिवहन मंत्रालय 1946 के कैबिनेट में जिस व्यक्ति को मिला था वो अरुणा आशिफ अली जी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग आपूर्ति मामलों के मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि भारत में पहली कोई महिला मंत्री, फर्स्ट लेडी कैबिनेट मिनिस्टर इंडिया, भारत में कोई पहली महिला मंत्री बनने वाली महिला राजकुमारी अमृत कौर थी। और राजकुमारी अमृत कौर 15 अगस्त 1947 की इस कैबिनेट में, इस एंतरिम मंत्रिमंडल में, एंतरिम कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला। ये हेल्थ मिनिस्टर थी, स्वास्थ्य मंत्री थी भारत की। तो यहां पर क्लियर हो जाता है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात भारत की संविधान सभा के सदस्यों को ही अंतरिम मंत्रिमंडल के रूप में माना गया और उन सदस्यों को शामिल किया गया। अब हम चर्चा करने वाले हैं अगले 15 आगे आने वाले सदस्यों के बारे में। एक बार पुनः से रिवीजन करेंगे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री और विदेशी मामलों के एक्सपर्ट अर्थात विदेशी मामले भी इनके पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना और प्रसारण का मंत्रालय इनके पास था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विधि मंत्री। सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय था। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री। आर के षणमुगम शेट्टी भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर। डॉक्टर जान मथाई रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के इंडस्ट्री एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। तो आप सभी लोग इसको थोड़ा सा देख लें, इसके शॉर्ट ले लें, मैं इसको आगे बताने वाला हूं। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसे स्वीकृति प्रदान की कि भारत का विभाजन किया जाना चाहिए। आप लोगों के लिए दो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये आते हैं कि 4 जुलाई 1947, तो 4 जुलाई 1947 की तिथि आपको याद रखनी होगी। तो 4 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था और 18 जुलाई 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ।
तो भारत का विभाजन और भारत के आजादी के लिए 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया। यह निश्चित किया गया कि 1935 के भारत परिषद एक्ट के आधार पर ही संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा ही विधानमंडल गठित किया जाएगा और 1947 की अंतरिम कैबिनेट या अंतरिम मंत्रिमंडल बनी रहेगी। इस अंतरिम मंत्रिमंडल के बने रहने में जिन सदस्यों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, उन सदस्यों में टोटल नंबर 15 है और 15 सदस्यों का मंत्रिमंडल है और 15 सदस्यों का मंत्रिमंडल 1946 में भी था। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में खाद्य और कृषि मंत्रालय था। तो हम लोग समानताओं के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिमिलरिटीज, कंपैरिजन स्टडी बिटवीन द 1946 कैबिनेट एंड द इंटरिम कैबिनेट ऑफ 1947। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय भी फूड मिनिस्टर थे, खाद्य मंत्री थे और इस कैबिनेट में भी भारत के खाद्य मंत्री थे। ये रोचक तथ्य यहाँ पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष होने के साथ साथ 1946 और 1947 दोनों ही गवर्नमेंट में खाद्य मंत्री के रूप में कार्यरत थे। खाद्य मंत्री का यानी फूड मिनिस्टर का पोर्टफोलियो उनके पास में था। बात करेंगे बाबू जगजीवन राम जी के बारे में। तो बाबू जगजीवन राम 1946 की और 1947 की दोनों ही कैबिनेट में पोर्टफोलियो इनके पास में लेबर मिनिस्ट्री का था, अर्थात भारत के श्रम मंत्री थे। रफी अहमद किदवई संचार मंत्री, संचार मंत्रालय जो सरदार पटेल जी के पास 1946 के कैबिनेट में था, वो रफी अहमद किदवई जी को 1947 के अंतरिम मंत्रिमंडल में दिया गया। सीएच भाभा जी वाणिज्य मंत्री पूर्ववर्ती 1946 की सरकार में भी थे और उसके पश्चात 15 अगस्त 1947 को गठित हुई अंतरिम कैबिनेट में भी वाणिज्य कमर्शियल मिनिस्टर के रूप में पोर्टफोलियो इनके पास में था। यहां पर एक नए सदस्य के रूप में आपको मैं परिचित करवाना चाहता हूं। यहां पर एन.वी. गॉडगिल, चूंकि पंचवर्षीय योजनाएं भारत की जो चलाई जाती हैं, उन पंचवर्षीय योजना में गॉडगिल फॉर्मूले का बड़ा प्रयोग किया जाता है। हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं पर, जो 50 ईयर्स प्लानिंग पर जब चर्चा करेंगे, आर्थिक नियोजन का भारतीय सिद्धांत जो बना हुआ है उसमें एन.वी. गॉडगिल के बहुत सारे योगदानों का उल्लेख किया गया है। तो एन.वी. गॉडगिल, इनके पास में कार्य खनन तथा ऊर्जा मंत्रालय था। तो आपको वो जानकर के ये बड़ा अच्छा लगा होगा कि 15 सदस्यों की इस कैबिनेट में जो 15 अगस्त 1947 की थी, उसमें आपने रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री, खाद्य मंत्री, रेलवे मंत्री, इन सभी के बारे में आपने बहुत अच्छे से महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा होगा। ये परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जीके के पॉइंट्स हैं और परीक्षाओं में आते भी हैं। किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, रेवेन्यू ऑफिसर का हो या फिर आपका सिविल सर्विसेज का हो या फिर आपके स्टेट के एग्जाम्स हो, पुलिस एसआई को, अन्य किसी भी प्रकार के स्तर के उत्तर भारतीय राज्यों के परीक्षा उपयोगी प्रश्नों से संबंधित ये महत्वपूर्ण बिंदु जुड़े हुए हैं आपके सामने। मुझे उम्मीद है कि ये सभी आपको बहुत अच्छे से पसंद आए होंगे और अच्छे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।